अच्छा जी, करंट अफेयर्स अक्टूबर के हमारे पास जो रहते थे सेकेंड हाफ, उनको आज हम इंशाल्लाह जो से वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और अभी जो रिसेंट हुए हैं पेपर, उनमें आप लोगों ने देख ही लिए होंगे कि करंट अफेयर्स की आजकल क्या इंपॉर्टेंस चल रही है। अच्छा जी, इसको पहला जो सा इसको कुछ चीज़ें आज क्योंकि ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट हमारे पास 8-9 पेजेस हैं, तो कुछ चीज़ें जो सी हैं वो मैं स्किप भी कर दूंगा कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कि इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि 13 अक्टूबर को जो सा है वो इस एक मेजर पावर कट ऑफ हुआ था, तो वो कब हुआ था, तो वो ये अक्टूबर के मंथ के अंदर अभी रिसेंटली, तो ये आप लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, लास्ट मंथ मैंने आपको बलूचिस्तान का जो सा है वो करवाया था। ठीक है, बलूचिस्तान का मैंने आपको बताया था 37 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं बलूचिस्तान के अंदर। उससे पहले पंजाब का हमने एक डिवीजन जो सा है गुजरात, उसको बढ़ाया था। तो अब जो आपका केपी है जिसके अंदर 35 डिस्ट्रिक्ट थे और 7 डिवीजन थे, तो उसके अंदर क्या हो गए हैं, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट का इजाफा हुआ है। अब केपी के अंदर जो सा है वो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट हैं और 7 डिवीजन है, 7 डिवीजन है। और नया डिस्ट्रिक्ट क्या है, जो एक बड़ा जिला था उसका नाम था वजीरस्तान, तो वजीरस्तान जोन सा है उसको दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जोन सा है वो डिवाइड किया गया है, साउथ वजीरस्तान अपर और साउथ वजीरस्तान लोअर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि कौन से, इसके लिए वर्ड यूज होता है बाइफरकेट। ठीक है, बाइफरकेट मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, बाइफरकेट करना। तो इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली केपी का जोन सा है किस डिस्ट्रिक्ट को बाइफरकेट करके उसके दो नए जिले बनाए गए हैं, तो एक आपका साउथ वजीरिस्तान अपर और साउथ वजीरिस्तान लोअर। तो केपी में जो आपके 35 थे, तो अब कितने हो चुके हैं, 36। और इसी तरह जो आपके मैंने आपको बलूचिस्तान का बताया था, तो बलूचिस्तान के 37 हो चुके हैं। तो अभी पंजाब के भी आगे बढ़े हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो जो ओल्ड हैं वो आप लोग इसको देख सकते हो। अच्छा जी, इराक के प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, अब्दुल लतीफ रशीद, लेकिन देखना हो फिर भी इनको देख लेना, याद रखने का मतलब कि पूछा कुछ भी जा सकता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है प्राइम मिनिस्टर, अभी नया उन्होंने हल्फ उठाया है, उनका नाम है मोहम्मद अल सुडानी। उनका क्या नाम है, मोहम्मद अल सुडानी। तो इराक के अंदर पिछले दिनों आपको पता है प्रोटेस्ट भी हो रही थी। ठीक है, इराक के अंदर प्रोटेस्ट भी हो रही थी और वहाँ काफी हालात जो हैं उनकी, जैसे हमारा रेड जोन होता है ना, जैसे हमारा रेड जोन होता है, तो वहाँ ग्रीन जोन है, जहां उनकी हसास इमारतें हैं इराक के अंदर, उसको क्या कहते हैं, ग्रीन जोन। तो ग्रीन जोन के अंदर प्रोटेस्ट हो रही थी, तो उसके बाद अभी उनकी पार्लियामेंट ने नया प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए हैं। तो उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो अब्दुल लतीफ साहब, और प्राइम मिनिस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका क्या नाम है, मोहम्मद अल सुडानी, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, मोहम्मद नूर मस्कानजई साहब, मोहम्मद नूर मस्कानजई साहब जौन से हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ क्या कहते हैं बलोचिस्तान हाई कोर्ट के भी रहे हैं। फिर आपकी जो फेडरल शरीयत कोर्ट है जो कि जियाउल हक साहब ने बनाई थी, उसके चीफ जस्टिस भी रहे हैं। अभी रिसेंटली जौन से हैं वो वहां से रिटायर हुए थे, तो आजकल जौन से कायम मुकाम साहब एक चल रहे हैं, उनका नाम मेरे ख्याल में मोहम्मद अनवर है, मोहम्मद अनवर है, जो कि कायम मुकाम है, वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो इनको जौन सा है अभी असैसिनेट किया गया है, क्या कहते हैं आपके खरान के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर। ठीक है, वो खरान का है बलोचिस्तान के अंदर। तो इनकी डेट आई डोंट थिंक इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इस तरह का पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो सा है एक जस्टिस या एक जज को असैसिनेट किया गया है, तो उनका नाम बताओ। तो ये क्योंकि आपकी जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस भी रहे हैं, बलोचिस्तान हाई कोर्ट से भी इनका ताल्लुक रहा है और बड़ी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी है। तो इसलिए जो सा है इनका आप लोगों से जो सा है वो पूछा जा तो सकता है, तो आप लोगों ने इसको जो सा वो लाजमी देख लेना। अच्छा जी, सीपीआई आपकी कोर जो सी आपकी प्राइस इन्फ्लेशन होती है, जो आपकी महंगाई है, सीपीआई होती है। तो जो वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्शन, इस तरह के सवाल जो है ना, ये जो वर्ल्ड बैंक वाला जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के जो सवाल हैं ये आपके पीपीएससी में ज्यादा पूछे जाते हैं। कि अभी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसकी प्रिडिक्शन फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए क्या की है, तो वो है 23%। ठीक है, वो क्या है आपकी 23% जो सी है वो आपकी प्रिडिक्शन की है। तो इस तरह के सवाल जो है वो आपके पूछे जा सकते हैं। और ये जो नीचे है इसको मैंने बोल्ड भी किया हुआ है, ये वाला सवाल भी आप लोगों से पीपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है कि according to UN, which is used in Ukraine as a military strategy by Russia। तो यूएन ने कहा है कि जो रेप है, जो जंग के दौरान आपको पता है मोस्टली जो उनसे हैं जो आर्मीज होती हैं वो रेप के मामलात के अंदर इन्वॉल्व पाई जाती हैं, तो यूएन ने कहा है कि मिलिट्री स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर जो सा है रेप को यूज किया जा रहा है यूक्रेन के अंदर बाय रशियन मिलिट्री। तो इस तरह का पीपीएससी के ये फेवरेट स्टेटमेंट्स होती हैं, तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये आप वर्ल्ड लाइफ जो पॉपुलेशन है, इसकी एक रिपोर्ट आई है डब्ल्यू की तरफ से। WWF जो है ये आपका इदारा है, इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, ये जो आपके एनिमल्स के लिए जो तंजीम काम करती है उसको हम WWF कहते हैं। तो इसने कहा है कि जो आपकी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ की जो पॉपुलेशन है वो सिंस 1970 69% जो सी है वो क्या है, डिक्रीज हुई है, 69% क्या है, डिक्रीज हुई है। तो इस तरह का भी पूछा जा सकता है।
हमास के हवाले से दो सवाल आप लोगों ने याद रखने हैं। ये हमास वाला मैं पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, हमास क्या है और फतह क्या है? फ़लस्तीन के लिए दो जमातें जो सी हैं वो काम करती हैं। फ़लस्तीन क्या है? फ़लस्तीन भी दो हिस्सों के अंदर आपका डिवाइड है। अगर आप में से किसी ने उसका मैप देखा हो तो एक है आपका गजा स्ट्रिप, एक आपका क्या है, गजा स्ट्रिप, और दूसरा है उसको हम कहते हैं वेस्ट बैंक, जिसके अंदर आपका यरूशलेम आता है, या जिसमें हम आपकी मस्जिद है, मस्जिद अक्सा, वो भी आपकी वेस्ट बैंक वाली यरूशलेम के इलाके में आती है। तो जो वेस्ट बैंक है, क्योंकि ये सवाल भी पूछा गया है, ये आपने इसको एज अ क्वेश्चन के तौर पर भी ट्रीट करना है कि वेस्ट बैंक को कौन सी जमात कंट्रोल करती है या उसके ऊपर ज्यादा होल्ड किसका है। तो वेस्ट बैंक जो सा है उसके ऊपर फतह जो सा है, ये जिसको पी, इसी के ही आगे एक शाखा पीएलओ, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ या पीएलए, ठीक है। तो वो जो सा है वो वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है। और ये जो गजा स्ट्रिप है, जहां इसराइल मोस्टली बमबारी करता है, जहां वो कहता है कि टेररिज्म है और ये सारी चीजें हैं, तो जहां से फलस्तीन की तरफ से मुजाहमत होती है, वो क्या है, वो हमास करती है। और ये किसको कंट्रोल करती है? ये गजा स्ट्रिप को करती है, ठीक है। ये किसको करती है? गजा स्ट्रिप को करती है। तो इन दोनों जमातों का आपस में बनता नहीं है हिसाब किताब, क्योंकि ये जो हमास है, ये जरा इसको कहा जाता है कि ये जरा सख्त जमात है, इस्लामिस्ट जमात है। और जो फतह है, इसको कहा जाता है कि ये जरा नरम है, सेकुलर माइंड है, ये चाहते हैं कि इसराइल के साथ कोई रिकनसाइलेशन हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों की अभी रिसेंटली जो सा अल्जायर्स के अंदर, अल्जायर क्या है? अल्जीरिया का कैपिटल है। अल्जीरिया जो सा है उसका क्या है, ये कैपिटल है। तो वहां जो सा है हमास और फतह जो सा इनकी आपस में रिकनसाइलेशन की डील हुई है कि हम जो सा है वो मिलकर कोई सिस्टम बनाते हैं आगे फलस्तीन के लिए। और इसी तरह हमास ने 10 सालों के बाद सीरिया के साथ भी, ठीक है, इसका सवाल भी आपको पता है एफपीएससी में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि रिसेंटली सीरिया के साथ कौन सी जमात ने अपने टाइज दोबारा बहाल किए हैं। तो वो आपकी हमास ने एक तो फतह के साथ जो से हैं वो अपने सिस्टम बहाल किया है, और दूसरा जो आपकी सीरिया है, जो मुल्क है आपका, जिसका प्रेसिडेंट का क्या नाम है, बशारुल असद, ठीक है। ये बड़ा न्यूज में रहता है बंदा, डिक्टेटर है वहां का बशारुल असद। तो इसके हवाले से भी आप लोगों से क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने ये दोनों याद रखने हैं, हमास और फतह का, और हमास और दूसरा क्या है, सीरिया का। ये दोनों जो है किसी ना किसी हवाले से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, ये आ गया आप लोगों का। अच्छा, इसमें ना दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं। 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, पहले कितने थे जी? 36। तो आप कहोगे सर आपने नीचे 41 डिस्ट्रिक्ट्स लिखे हुए हैं और 10 डिवीजन हैं। 10 डिवीजन तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को नहीं भूलेंगे। 10 डिवीजन तो आप लोगों को अभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि गुजरात एक डिवीजन ऐड हुआ है। अब यहाँ मसला क्या है? मसला ये है कि 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वजीराबाद, मरी, कोटअद्दू और आपका तलागंग, ठीक है, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। लेकिन जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है तौसा शरीफ, उसका अभी तक जो सा मैं अभी आज भी मैं उसके ऊपर क्योंकि मैंने दो सोर्सेज को देखा, एक डॉन है और एक्सप्रेस ट्रिब्यून है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे लिखा हुआ था कि 5 डिस्ट्रिक्ट ऐड हो गए हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में वो न्यूज सही नहीं थी इस लिहाज से, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और आज भी मैं देख रहा था, कल भी उसके ऊपर डॉन की एक रिपोर्ट आई हुई है कि तौसा शरीफ का अभी तक जो सा है वो क्या है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, क्योंकि उनके आपस में कोई मसले चल रहे हैं कि बुजदार साहब चाह रहे हैं कि एक इलाका है वो वहां शामिल हो जाए, इस तरह के कोई मसले, लोकल वहां के मसले चल रहे हैं। लेकिन अब नहीं तो इसी महीने के अंदर ये आगे हो जाएगा, इसने अब इसकी मंजूरी दी जा चुकी है, बस नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने 41 डिस्ट्रिक्ट लिखे हैं कि अगर बाद में आप लोगों को भी मसला हो जाए। लेकिन क्लियर आपको ये होगा सिर्फ ये कि तौसा शरीफ का यहाँ लिखा भी हुआ है कि तौसा शरीफ इज लाइकली टू बी अनाउंस नेक्स्ट वीक। तो इसका अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन परवेज अलाई साहब जो कि इस टाइम पर आपके चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या दी है, उन्होंने मंजूरी जो सी है दे दी है। तो आप लोगों को ये दोनों चीजें जो सी हैं वो पता होनी चाहिए कि क्या मसला मसाइल है इसमें। अच्छा जी, ये आप लोगों को पहले भी देख चुके हो, ये आपका रिपीट हो गया कि इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे जो सा वो 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मुझे तो नहीं लगता आप लोगों को कोई अब शक शुबा रह गया होगा कि इंडेक्सेस जोन से हैं आप लोगों के कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों सवाल अभी रिसेंटली पूछे गए हैं कि पाकिस्तान का 2020 एक ही पेपर के अंदर ये दोनों रैंक पूछे गए हैं कि पाकिस्तान का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अंदर पाकिस्तान का रैंक कितना था, 88। उसके बाद 2021 के अंदर पाकिस्तान का रैंक कितना था, 92nd। पाकिस्तान का रैंक कितना था, 92nd। और उसके बाद अब जो 2022 की रिपोर्ट आई है, इसी महीने आई है अभी अक्टूबर के अंदर, उसमें पाकिस्तान का रैंक कितना है, 99th, ठीक है। 97 दर्जे जो सा पाकिस्तान का जो रैंक है वो क्या है, वो पाकिस्तान नीचे गया है। और इंडिया का जो सा, इंडिया की क्योंकि काफी हेडलाइन में रहा है, तो इसको भी देख लेना। इस बस 2022 का देख लेना कि इंडिया जो सा है वो 107, क्योंकि इंडिया के अंदर जो सा है वो भूख जो सी है, अफलास, वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। तो ये लाजमी इसको देख लेना। अगर फिर नहीं देखोगे, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने पेपर में देख लिया है कि इसका क्या सिस्टम हुआ है, तो आप लोगों का नुकसान होगा। तो 2020 का भी याद कर लेना, 21 का भी कर लेना, 22 वाला तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अच्छा जी,
बैलन डे अवार्ड जो सा होता है ये आपका क्या है, इसको हम कहते हैं फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड। ये किसका अवार्ड होता है, सबसे प्रेस्टिजियस सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड जो सा है वो किसका है, ये फुटबॉल का अवार्ड होता है। पिछली दफा जो से हैं वो एक भाई साहब थे रॉबर्ट, उसका क्या नाम था, पोलिश, पोलैंड से उसका ताल्लुक था, रॉबर्ट, जो फुटबॉल देखते हैं उनको पता होगा, रॉबर्ट लेडांस्की आई थिंक इस तरह का कोई नाम था उसका, रॉबर्ट था फर्स्ट नाम मुझे याद है उसका, क्योंकि मैं फुटबॉल में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो पोलैंड का खिलाड़ी था, रॉबर्ट उसका फर्स्ट नाम था, उसको पिछले साल फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, और उस अवार्ड का नाम ये है। इस साल जो ये अवार्ड हुआ है, इस साल जो सा है ये अवार्ड हुआ है, तो वो किस फुटबॉलर को मिला है, उसका नाम है करीम बेंजेमा, और इसका ताल्लुक कहाँ से है, फ्रांस से है। ठीक है, ये नाम ये याद लाजमी याद रखना, आपने याद रखना होता है कि किस मुल्क, उसका ताल्लुक कौन से मुल्क से है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फुटबॉलर्स होते हैं, अभी भी ये सवाल पूछ लिया जाता है, मेसी हो गया आपका, रोनाल्डो हो गया आपका, नेमार जूनियर हो गया, इन सब के फुट जो ये जिस जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं वो नाम पूछे जाते हैं। तो इस तरह का कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो तो उनके जो सा है जो कंट्री होता है वो लाजमी आप लोगों ने याद रखना होता है। अच्छा जी, मैसिव प्रोटेस्ट कजाकिस्तान की फरवरी के अंदर आपको बताई थी, तो वो एग्जाम में भी पूछी गई थी। तो अभी रिसेंटली जो सा है तुनीजिया के अंदर, ठीक है, तुनीजिया के अंदर उनका जो प्रेसिडेंट है उसका नाम भी बड़ी दफा पूछा गया, कायस अहमद, वो भी आप लोगों ने याद रखना है। तो उनकी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और उनका जो सा है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो उनका बिहेवियर है, उसकी वजह से जो सा है ये इसको भी हाईलाइट कर लो ताकि पता होगा किस वजह से वहाँ जो सी हैं जो प्रोटेस्ट हो रही हैं। ठीक है, तो ये जौन सा है किसी कायस अहमद कौन है, प्रेसिडेंट है तुनीजिया के, और उनके खिलाफ अभी जौन सी प्रोटेस्ट हो रही हैं। बल्कि आज मैं अभी देख रहा था, वो नवंबर के अंदर करवाऊंगा इंशाल्लाह अगर आप लोगों को जिंदगी रही तो सूडान के अंदर भी अभी प्रोटेस्ट शुरू हो गई हैं। तो और भी काफी सारे इस टाइम पर मुल्क हैं जहां जौन सी हैं महंगाई की वजह से और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से क्या है, प्रोटेस्ट जौन सी हैं वो हो रही हैं। अच्छा जी, 8th एडिशन ऑफ विमेन T20 एशिया कप, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि कहाँ हो रहा है, जरा मुझे बता दो आप लोगों को याद है कि नहीं। जो अभी विमेन एशिया कप हो रहा है वो कौन सा मुल्क इसको होस्ट कर रहा है, मैंने लास्ट टाइम जो सा ये आप लोगों को ये चीज बताई थी कि विमेन जो एशिया कप है वो कौन से मुल्क के अंदर जो सा हो रहा है। मैन जो था वो तो आपका दुबई के अंदर हुआ ना, उसका बेसिक होस्ट तो श्रीलंका था, लेकिन जो विमेन है मेरे ख्याल में आप लोग बस लिख के भूल जाते हो, जो विमेन है वो आपका बांग्लादेश के अंदर, शाबाश शाबाश, बांग्लादेश के अंदर जो सा है आपका विमेन एशिया कप हो रहा था। तो उसका विनर कौन है, उसका विनर है जी, उसका विनर है इंडिया। इंडिया ने हराया किसको है, श्रीलंका को। तो इंडिया की टीम ने जीता है, और अभी तक 8 एडिशन हुए हैं, 8 में से 7 दफा इंडिया जीता है। ठीक है, 7 दफा इंडिया जीता है, और एक दफा सिर्फ कोई और टीम जीती है, वो 2018 में बांग्लादेश जीती थी। ठीक, तो ये जो सा ये सारी चीजें मे भी कभी ना कभी जिंदगी में पूछी जाए। तो फाइनल कब हुआ था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो हाईलाइट मैंने किया है उसको देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, लाहौर का मास्टर प्लान जो सा है वो अप्रूव किया है अभी रिसेंटली। ठीक है, मास्टर प्लान इसमें सारे कि आपकी सड़कें कहाँ बननी है, क्या सिस्टम होना है, कहाँ प्लाजे बनने हैं, कहाँ कुछ होना है, पार्क बनने हैं, स्टेडियम बनने हैं, ये सारे आपके मास्टर प्लान में आते हैं। तो ये भी अभी 17 अक्टूबर को ये भी परवेज अलाई साहब ने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। अच्छा जी, सिखों का जो सा एक इवेंट है, सिखों का जो सा है एक इवेंट है, इंपॉर्टेंट इवेंट है उनकी जो क्या कहते हैं उनके मजहब के अंदर, उसको कहते हैं साका पंजाब साहिब। ठीक है, ये जो सा है आपका हसनाबाद के अंदर अभी कंक्लूड हुआ है, खत्म 30 अक्टूबर, कल जो सा है ये खत्म हुआ है आपका। ठीक है, कल बल्कि ये हुआ है। तो इसकी एक हिस्ट्री है कि नीचे मेंशन भी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सा है 1922 के अंदर काफी सारे सिखों को जो सा है रेलवे स्टेशन के ऊपर जो सा है वो मारा था, एक इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, साका, तो उसकी याद के अंदर जो सा है ये इवेंट जो सा है मनाया जाता है। और पाकिस्तान में पहली दफा जो सा है, पाकिस्तान में क्या किया गया है, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इसको जो सा है प्रॉपर सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये 30 अक्टूबर को हुआ है, तो ये भी आप लोग इसको याद रख सकते हो। अच्छा जी, ईयू की प्राइम मिनिस्टर साहिबा जौन सी हैं वो चेंज हो गई हैं। लास्ट टाइम जो बताया था वो हमने, मेरे ख्याल में टाइम काफी जल्दी गुजर रहा है वैसे भी, हमने लास्ट टाइम मेरे ख्याल में सितंबर अक्टूबर की बात है, तब स्वीडन के अंदर उनका नाम एंड्रीसन साहिबा था कोई, तो वो स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में इंटर्म प्राइम मिनिस्टर थी। तो अब उनकी पार्लियामेंट ने नई जो नया प्राइम मिनिस्टर उनको इलेक्ट किया, उनका नाम है उल्फ क्रिस्टन साहिबा। ठीक है, उल्फ क्रिस्टर सर साहिबा जौन सा है, ये पता नहीं मेल है या फीमेल है जो भी है, इनको जौन सा प्राइम मिनिस्टर के तौर पर क्या किया गया है, इलेक्ट किया गया है। तो स्वीडन आपको पता है आजकल वैसे भी अभी नोबेल प्राइज की वजह से बड़ा न्यूज में है। तो ये सवाल जौन सा इसका भी लाजमी पूछा जा सकता है आप लोगों को। अच्छा जी, बुकर प्राइज, बुकर प्राइज को हमने पहले एक दफा डिस्कस किया था कि 1969 के अंदर ये बुकर प्राइज दिया जाता है। जो आपका लिटरेचर की बुक्स होती हैं उनके अंदर जो बेस्ट बुक्स होती है, उस बुक होती है उसको जो सा है ये आपका बुकर प्राइज दिया जाता है। तो 2022 का जो बुकर प्राइज है
वो आपका किसको मिला है, वो आपका शेहान साहब को मिला है। ठीक है, श्रीलंका से इनका ताल्लुक है, ये मेंशन किया हुआ है कि श्रीलंकन ऑथर हैं, उनका क्या नाम है, शेहान करुणा तिलका। ठीक है, करुणा तिलका साहब जौन सा उनको मिला है, उनकी एक किताब है द सेवन मून्स ऑफ माली। ठीक है, माली अल्मेडा जौन सी है, ये उनकी किताब है जिसके ऊपर उनको मिला है। और बार बार जो सवाल पिछले साल बच्चों का दिमाग खाता रहा, वो 2021 का बुकर प्राइज था जो कि द प्रॉमिस बुक के ऊपर मिला था, और वो जिन भाई साहब को मिला था, डेमन गैलगट साहब जौन सा उनको मिला था। तो 2021 का भी आपका रिवाइज हो गया, और 2022 का तो आप लोगों ने अब आगे याद रखना है। ये बुकर प्राइज लाजमी, खास तौर पे पीपीएससी जौन सा है उसको इससे बहुत ज्यादा प्यार है। अच्छा जी, हया कार्ड जौन सा है, अभी आपको पता है नवंबर के अंदर, अभी आप नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट आपका आ रहा है, 4 से 5 उसके अंदर समिट हो रहे हैं इंपॉर्टेंट, फिर आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो जो हया कार्ड है, ये आपके फैंस को कतर वर्ल्ड कप के लिए एक कार्ड दिया जाएगा। उसमें ये होगा कि वो वर्ल्ड कप के अंदर जो शायकीन के तौर पर जाएंगे, उसके अलावा अगर वो किसी बस पे बैठते हैं, किसी और जगह जाते हैं, पार्क वगैरह में जाते हैं, तो उस कार्ड से उनको फ्री एंट्री मिलेगी। तो ये एक टूरिज्म को फरोग देने के लिए कतर ने एक ये सिस्टम शुरू किया है हया कार्ड का। ठीक है, इससे ये होगा कि जो वो कार्ड बनवाएगा, तो उसको वहाँ स्टेडियम के अंदर तो दाखिला उसका होगा, लेकिन उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा वो जाना जहां जाना चाहेगा, मतलब कहीं ट्रांसपोर्ट वगैरह पे, तो उसका भी उसका सिस्टम वहां फ्री होगा। तो ये वर्ल्ड कप मैचेस के लिए कतर ने ये सिस्टम या इनिशिएटिव जो सा है वो शुरू किया है। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो डेवलपमेंट है, जो कि काफी सारे लोगों को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो सा है वो रिवर्स कर दिया है रिकॉग्निशन ऑफ यरूशलेम एज इसराइल कैपिटल। इसराइल का जो कैपिटल है था वो था तल अवीव। ठीक है, तल अवीव, लेकिन इसराइल ने क्या किया 2019 के अंदर, 2018 के अंदर, बल्कि 2018 के अंदर इसराइल ने अपना कैपिटल जो सा है वो क्या कर दिया, यरूशलेम के अंदर शिफ्ट कर दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो आपका कैपिटल है, जो आपका कैपिटल है, क्योंकि ये यरूशलेम जो सा है, इसको अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, ये जो यरूशलेम है, यरूशलेम ये इंटरनेशनल सिटी है। ना ही फलस्तीन इसको अपना कैपिटल तस्ली कह सकता है, ना ही इसराइल कर सकता है, लेकिन इसराइल क्योंकि उसकी इजारादारी चलती है, तो इसराइल ने कहा कि ये अब से हमारा कैपिटल है। तो अमेरिका ने भी इसे तस्लीम कर लिया। तो उसी टाइम 2018 में स्कॉट मॉरिसन साहब जो से हैं वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको तस्लीम कर लिया। अब ऑस्ट्रेलिया में नए प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, उनका क्या नाम है, एंथनी एल्बनीज, उनका नाम है एंथनी आई थिंक एल्बनीज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे करेक्ट कर देना। तो जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो नए प्राइम मिनिस्टर ने आकर क्या किया है, इसको रिवर्स कर दिया है, जिसके बाद इसराइल के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये बड़ी शॉकिंग न्यूज गई। इसराइल ने उनके एम्बेसडर को भी तलब किया, और बहुत ज्यादा मतलब इसके ऊपर चीजें खराब हुई। तो ये इस हवाले से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली किस मुल्क ने जो सा है वो इसराइल का जो कैपिटल था उसको तस्लीम करने के फैसले को रिवर्स किया है, तो वो आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा जी, इसको देख लेना कि उर्दू लैंग्वेज बिल जो सा है उसको पास किया गया। उसमें कहा गया कि अब आप, जैसे हम रोमन स्क्रिप्ट के अंदर जैसे हम मैसेजेस के अंदर लिख रहे होते हैं कि आप कब आओगे, क्या मसला है, क्या इश्यूज हैं, इस तरह से हम कोई बात लिख रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की जो सी है वो स्क्रिप्ट नहीं लिखनी, उर्दू को उर्दू के अंदर लिखोगे, उर्दू का जो अपना ओरिजिनल उर्दू स्क्रिप्ट है उसके अंदर जो सा है वो लिखोगे। तो ये रिसेंटली जो सा इस तरह का पूछा जा सकता है कि उर्दू लैंग्वेज बिल वाज रिसेंटली पास्ड बाय विच प्रोविंस, तो आप कहोगे पंजाब प्रोविंस। इस तरह के क्वेश्चंस क्योंकि आपने देखे हैं एफपीएससी में लाजमी पूछे जाते हैं, तो इसी तरह का सवाल इसमें पूछा जाएगा। डेट वगैरह मुश्किल, ये पूछा जाएगा कि उर्दू लैंग्वेज बिल अभी रिसेंटली पास किया है, तो कौन सी आपकी, अल्लाह भला करे, जो सी है वो आपके प्रोविंस जो सा उसने ये पास किया है। अच्छा जी, उसके बाद ये इसको देख लेना, सियालकोट एक बेस कंपनी है रेहाला, वो आपकी फुटबॉल मेकर बन गई है। तो इस तरह के सिंपल आप लोग वन लाइनर देख सकते हो, इसमें इतना कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, नादरा चेयरमैन, नेशनल क्या कहते हैं जो आपके नादरा को क्या कहते हैं, नेशनल डाटा एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो सी है आपकी, नादरा जो सा है, इसके चेयरमैन कौन है, तारिक मलिक साहब। तो इन्होंने अभी रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है रहबर। ठीक है, अब इसको दो तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं कि नादरा ने रिसेंटली एक ऐप लॉन्च की है टू फैसिलिटेट सिटीजन के वो आसपास जो उनके नियरेस्ट नादरा सेंटर्स हैं उनको सर्च कर सकें, तो उसका नाम बताओ ऐप का। या पूछा जा सकता है कि एक रिसेंटली एक ऐप लॉन्च की गई है रहबर, तो वो कौन सी इंस्टीट्यूशन ने या किस इदारे ने वो लॉन्च की है ऐप आपकी। तो वो आप लोगों को, अगर दोनों कान को इधर से पकड़ लो या कान को उधर से पकड़ लो, तो आप लोग उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो रहबर जोन से है, ये नादरा जोन से है, उन्होंने नादरा के चेयरमैन, अभी एफपीएससी में ये सवाल भी इनका पूछा गया था, तारिक मलिक साहब। ठीक है, तो इनके चेयरमैन को भी साथ ही मेंशन किया हुआ है, तो इनको भी देख लेना।
अच्छा जी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप इसकी सेकंड हाफ पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ही इज द फर्स्ट नॉन गांधी फैमिली प्रेसिडेंट इन 24 इयर्स। इंडियन की एक पार्टी है, उसका नाम है कांग्रेस। ये वही पार्टी कांग्रेस है जिसके अंदर गांधी जी भी थे, जिसके अंदर जो उनसे आपके अबुल कलाम आजाद साहब भी थे, फिर मोतीलाल नेहरू भी थे, फिर उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू आ गए, फिर बाद में इंदिरा गांधी साहिबा आ गई, इंदिरा गांधी साहिबा के बाद राजीव गांधी आ गए, अब आजकल आपने देखा था राहुल गांधी। मतलब गांधी फैमिली जो सी है वही चलती आ रही थी। कांग्रेस गांधी या नेहरू फैमिली की वजह से जो सी है वो पहचानी जाती थी। तो पहली दफा 24 सालों के अंदर, फर्स्ट टाइम इन 24 ईयर्स, पहली दफा जो साहब जो कांग्रेस पार्टी है उसका प्रेसिडेंट नॉन गांधी किसी को अपॉइंट किया गया है। तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है मल्लिकार्जुन। उनका क्या नाम है? मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन खारगे साहब जोन से हैं। इनको पहली दफा ये कोई फर्स्ट नॉन गांधी हैं, गांधी फैमिली से हट के, नेहरू फैमिली से हट के जोन सा है, इनको क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है कांग्रेस का प्रेसिडेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंडिया के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट है। तो हमने इसको क्या करना है? देखना है। अच्छा जी, इसको देख लेना है। ये आप लोगों का रिवीजन हो जाएगी। FIA और IB ये दोनों आजकल आपकी बड़ी न्यूज के अंदर हैं, ठीक है। तो मोहसिन भट्ट साहब जोन से DG FIA हैं, और ये तो जोन से हैं असदुल्ला साहब, ये तो लेजेंड बंदे हैं, ठीक है। रिसेंटली अभी इनसे जोन से इनसे एक वो हुआ था मेरा भी इंटरेक्शन। तो IB के जोन से हैं वो क्या हैं? मैं फाद असदुल्ला साहब जोन से हैं, ये आपके IB के हैं। और ISI का तो मेरे ख्याल में आप लोगों को अब पता ही अब जिनको नहीं भी पता होगा वो सब वैसे भी आप लोग कर चुके हो, लेकिन अगर नहीं किसी को पता तो वो कोई यहाँ खुद ही बता दे ताकि आप सब लोगों को पता लग जाए। क्योंकि अब तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आपके जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, ठीक है, नदीम अंजुम साहब जोन से हैं, वो आपके ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो आपकी ISI है उसके जो DG हैं, उनका क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको भी याद रखना है। लास्ट टाइम हमने देखा था, करंट अफेयर्स जब स्टार्ट हुए थे तो मैंने आपको बताया था कि 4 रीजन्स हैं, डोनेस्क, लोसांक, खैरसोन और जेफोरिजिया जोन सा है। इसको अनेक्स किया है 30 सितंबर को। तो अभी रिसेंटली प्यूटन साहब ने वहां क्या है? मार्शल लॉ लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि उसने अनेक्स कर लिया, उसको अपना हिस्सा बना लिया। तो 19 अक्टूबर को उसने क्या कर दिया? उन्हीं इलाकों के अंदर क्या किया है उन्होंने? उसी इलाके के अंदर क्या लगा दिया? मार्शल लॉ जो है वो डिक्लेयर कर दिया। तो ये नीचे वाला अगेन आपका रिवाइज हो गया। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रशिया ने एक तो जो इलाकों को इनेक्स किया है उनका नाम आपको चारों का पता होना चाहिए, और कब किया है? 30 सितंबर को। और 19 अक्टूबर को उनके अंदर मार्शल लॉ लगा दिया कि वहां अब क्या है? सिर्फ फौज जोन सा वो चीजों को देखेगी। अच्छा जी, अनदर इम्पॉर्टेंट इस मंथ की जो डेवलपमेंट है वो है लिज ट्रस साहिबा। लिज ट्रस साहिबा जो सी हैं वो आपकी प्राइम मिनिस्टर बनी ब्रिटेन की, ठीक है। और उन्होंने 20 अक्टूबर को 10 डाउनिंग स्ट्रीट को छोड़िए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट मेंशन करने का मतलब क्या था? कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बारे में सवाल पूछा जाता है कि ऑफिशियल क्या कहते हैं, रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK। जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर होता है या प्राइम मिनिस्टर होती है, उसकी जो रेजिडेंस होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने ये लिखा है यहाँ, ताकि आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? अब इसका सवाल एक और आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन द UK हिस्ट्री। तो 44 डेज तक जो सा है ये रही हैं, तो ये शॉर्टेस्ट टेन्योर बनता है इनका। इनका जो सा है क्या बनता है? इनका सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर जो सा है वो लिज ट्रस साहिबा जो सा है उनका बनता है। और उसके बाद जो अब नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं वो आपको ऋषि सुनक साहब जो हैं, वो आगे मैं बता देता हूँ कि किस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वो हम उनको आगे देख लेंगे। 21 अक्टूबर मुझे याद है कि हम उस दिन एक लेक्चर ले रहे थे 21 अक्टूबर को। तो जिस दिन ये मैंने कहा था कि 21 अक्टूबर आप लोगों को अब सारी जिंदगी याद रखना पड़ेगा, तोशा खाना रेफरेंस के अंदर इमरान खान साहब को डिस्कालीफाई किया गया, ठीक है। डिस्कालीफाई किया गया तोशा खाना। अब तोशा खाना क्या होता है? तोशा खाना जो आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, जो आपके सरकारी ओहदेदार होते हैं, उन वो जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं और उनको जो गिफ्ट मिलते हैं तो उनको आकर जमा करवाने पड़ते हैं। वो जो गिफ्ट होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? उनको वो गिफ्ट जो से हैं वो जमा करवाने पड़ते हैं। तो वो गिफ्ट जब जहां जमा होते हैं उनको कहते हैं तोशा खाना। वो गिफ्ट जो बाहर के डिग्नेटरीज जो से हैं इनको गिफ्ट देते हैं। अभी जैसे शहबाज शरीफ साहब मोहम्मद बिन सलमान के पास गए हुए थे, तो हो सकता है मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कुछ घड़ियां दी हों इनको, ठीक है। घड़ियों, आपको पता है कि घड़ियां आजकल हमारे मुल्क में बड़ी चल रहे हैं, तो घड़ियां शायद उन्होंने दी हों, तो वो आके तोशा खाना के अंदर क्या है उनको जमा करवाना पड़ता है। तो उसके ऊपर खान साहब ने कोई जमा करवाई, फिर उसके ऊपर कोई ऊपर नीचे हरकतें हुई उनसे, तो खान साहब को क्या किया गया? डिस्कालीफाई किया गया। लेकिन याद रखो कि खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने डिस्कालीफाई किया 21 अक्टूबर को, ठीक है। 21 अक्टूबर, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। लेकिन अंडर आर्टिकल 63(1), आर्टिकल 63 के तहत जो सा है, 63 आर्टिकल 63 के तहत जो सा है, आर्टिकल 63 के तहत जो सा है उसको क्या किया गया? डिस्कालीफाई किया गया। लेकिन इसमें डिस्कालिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 63 के तहत जो इंसान डिस्कालीफाई होता है उसको डी सीट किया जाता है।
डी सीट का मतलब ये होता है कि उस टाइम पर जो वो एमएनए होते हैं उससे उनको हटा दिया जाता है। क्योंकि इसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है हमारे पास कि खान साहब ने कल एक बलूचिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहा था, वो कल जीता है खान साहब ने, ठीक है, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, सिर्फ मतलब कि डी सीट किया गया। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ साहब को 28 जुलाई 2017 को डिस्क्वालीफाई किया गया था, लेकिन उनको आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया गया था कि वो सादिक अमीन जो हैं वो नहीं रहे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको देख लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद जो सा है 21 अक्टूबर, अगेन मैंने बताया था वही इंपॉर्टेंट, आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से कब बाहर आया है, 21 अक्टूबर से। 21 अक्टूबर 2022 को एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो सा है उससे बाहर आया है। और एफएटीएफ के इस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है आपको पता है, राजा कुमारा साहब, सिंगापुर से इनका ताल्लुक है। एफएटीएफ 19 क्या कहते हैं 89 के अंदर बनी है ना, 1989 में एफएटीएफ बनी है, हेडक्वार्टर पेरिस में है, 39 मेंबर्स हैं। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए कितने मेंबर्स वोट चाहिए थे, 12 चाहिए थे, वो 12 वोट पाकिस्तान को मिल गए हैं। तो पाकिस्तान अब एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर आ गया। गया कब था, जून 2018 के अंदर पाकिस्तान गया था। और कितनी देर तक पाकिस्तान रहा है, 52 मंथ जो है पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा है। या अगर हम कहें तो 4.5 साल पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर जो है वो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को रिवाइज भी होगी, आप लोगों ने देख लेना है। हाई कमिश्नर, मैंने उस दिन बताया था हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या फर्क होता है। तो मुअज्जम अहमद खान साहब जो है इनको पाकिस्तान का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है यूके के लिए। और यूके के जो पाकिस्तान में हाई कमिश्नर है उनका नाम है क्या नाम है, टर्नर, क्रिश्चियन टर्नर, उसका नाम है क्रिश्चियन टर्नर। बड़े वो, अगर आप सोशल मीडिया पे जाओ तो बड़े वो होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो अगर किसी कोई भूल भी जाए तो बाद में नेट पे टाइप कर लेना कि यूके हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान, तो उनका नाम है क्रिश्चियन टर्नर, TURNER, क्रिश्चियन टर्नर, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों को पता होने चाहिए। अच्छा जी, जॉर्जिया मेलोनी, उम्मीद है आप सब लोग इनसे वाकिफ हो गए। मैंने लास्ट टाइम करंट अफेयर्स के अंदर आपको आपका इनसे तारुफ करवाया था कि ये इटली की प्राइम मिनिस्टर अब आगे बनेंगी। तो 21 अक्टूबर को वो ऑफिशियली जो सा इटली की जो सी हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं, ठीक है। इटली मैंने बताया था कि बड़ी न्यूज में ये जो इटली के एक पुराने फाशिस्ट लीडर थे उनके हवाले से भी ये बड़ी तारीफें करती थी, तो ये बड़ी न्यूज में है। इनको कहते हैं फार राइट, जरा जोन से हैं, बहुत ही एक्सट्रीम व्यूज हैं इनके। तो जॉर्जिया मेलोनी साहिबा जोन सी हैं, ये फीमेल हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं इटली की। तो मैंने कहा था कि आप लोगों को जब ये बन जाएंगी तो दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले वक्तों में बार बार सवाल आप लोगों से ये पूछा जाएगा, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। और इटली के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सर्जियो मेटेला, ठीक है। उनके उनके जो प्रेसिडेंट है उनका वही हाल है जैसे हमारे यहाँ सदर ममनून हुसैन का था, या जैसे हमारे पास आरिफ अलवी साहब हैं, ठीक है। मतलब कि उसकी कोई एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका काम बस साइन वगैरह करना इस तरह से, तो वो कोई उसके पास पावर नहीं होती, ठीक है। लेकिन उसके हवाले से एक सवाल देख लो कि एक पैलेस है, ठीक है, क्वेरेंट क्या इसे कहते हैं, क्वेरिनल पैलेस, ठीक है। तो ये ऑफिशियल रेजिडेंस है इटली के प्रेसिडेंट की। तो ये कभी ना कभी पीपीएससी में ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो इसी के साथ ही मैंने कहा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इटली का जो प्रेसिडेंट है उस भाई साहब का नाम जो सा है वो क्या है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये दोनों बिल आप लोग देख लीजिएगा। एक आपका कस्टोडियल के, आप जो पुलिस जो सी है वो कस्टोडियल टॉर्चर करती है, उसके खिलाफ जो सा है बिल आपका पास हुआ है 20 अक्टूबर को सेनेट से। और नेशनल असेंबली ने इन्फोर्स डिसअपेरेंस, जो आपकी जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया जाता है लोगों को, जो आपका खासतौर पर बलोचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, ओवरऑल हर जगह आपके जो है लोगों को उठा लिया जाता है, एजेंसीज उठा लेती हैं। तो उसका भी जो बिल है वो भी 21 अक्टूबर को नेशनल असेंबली से पास हुआ है, ठीक है। तो अगर इनकी डेट्स मोस्टली नहीं भी याद रहती, लेकिन एटलीस्ट मंथ याद रखा करो, ताकि कभी जिंदगी में जब ये सवाल पूछे जाएं तो ये आप लोगों को याद रखें। उसके बाद ये आजकल दोबारा इधर आए हुए हैं थॉमस वेस्ट साहब। तो मैंने कहा ये भी आप लोगों की रिवीजन हो जाए। इन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से एक दो बयान भी दिए हैं। तो यूएस के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के लिए वो कौन है, अब थॉमस वेस्ट साहब, पहले ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब थे। तो ये कब के चेंज हो गए, लेकिन आजकल दोबारा न्यूज में है, तो मैंने कहा चलो ये आप लोगों की दोबारा रिवीजन हो जाएगी। अच्छा जी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जोन से हैं वो थर्ड टर्म के लिए उनको क्या किया गया है, इसका सवाल यही पूछा जाएगा कि रिसेंटली एक प्रेसिडेंट है उनको थर्ड टर्म के लिए जो सा इलेक्ट किया गया है। तो यहाँ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, कौन सी टर्म के लिए, सेकंड टर्म के लिए, थर्ड टर्म के लिए। तो 2013 में ये फर्स्ट टर्म के लिए इलेक्ट हुए थे, सेकंड के लिए 2018 में हुए हैं, तो अब 2022 के अंदर ये थर्ड टर्म के लिए इलेक्ट हुए हैं। तो उसके बाद जो सा है, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, तो इंडिया चाइना के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रीमियर कहा जाता है। तो इस टाइम पर जो उनके प्रीमियर हैं, जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है ली क्वेंग,
ठीक है, ली क्वेंग। अब इन दोनों के स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मुझे नहीं पता, मतलब बोलने में सेम है, लेकिन ये बंदे दोनों डिफरेंट हैं। लेकिन अब जो नया बंदा है जो कि प्रीमियर बनेगा, अभी बना नहीं है, यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, लाइकली टू बी, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको अभी आइडिया हो जाए। बाकी जब ये बन जाएगा तो फिर हम इसको दोबारा अक्टूबर नवंबर के अंदर देख लेंगे। तो उसका नाम है ली क्वेंग, ली क्वेंग। अब ये भी ली क्वेंग ही है, ये भी, ये के से है, ये क्यू से है, ये दोनों बंदे डिफरेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये दोनों बंदे डिफरेंट है। लेकिन ये अभी चल रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर, और इस बंदा जोन सा है, ये बंदे को कहा जा रहा है कि ये अब नेक्स्ट जोन सा है प्रीमियर बनेगा चाइना का, सेकंड मोस्ट पावरफुल बंदा बनेगा आफ्टर शी जिनपिंग, ठीक है। तो जब ये बनेगा तो दोबारा इसको देख लेंगे, लेकिन इसका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज भी कर सकता है कि जो पुराना है वो क्या होगा, वो के से होगा और ये क्यू से होगा। तब इनके प्रोनाउंस अगर किसी को चाइनीज आती हो तो वो बेहतर कर सकता है, लेकिन इन दोनों का आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा जी, आजाद जम्मू कश्मीर के हवाले से अक्टूबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 25 अक्टूबर जो सा, सॉरी 24 अक्टूबर जो सा है, उस दिन लिबरेशन डे के तौर पर इसको मनाया जाता है, 75th लिबरेशन डे। तो 24 अक्टूबर 1947 को जो सा आजाद जम्मू कश्मीर जो सा है, उसने अपनी क्या कहा था, इंडिपेंडेंस कहा था कि हम अपने अलहदा वो आजाद जम्मू कश्मीर को एक इंडिपेंडेंस हम बना रहे हैं। तो उनके पहले प्रेसिडेंट भी सरदार इब्राहिम खान साहब को जो सा है वो इलेक्ट किया गया था। तो उस हवाले से 24 अक्टूबर को क्या है, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर क्या मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे जो सा है या लिबरेशन डे जो सा है वो मनाया जाता है आजाद जम्मू कश्मीर का। इसी हवाले से नीचे एक और भी आएगा, वो मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा कि 27 को जो सा है वो ब्लैक डे भी मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा जी, पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, इसको आप लोगों ने सारा आप एक एक चीज इसमें याद रखनी है। अरशद शरीफ साहब जौन से हैं, ठीक है, उनकी 49 ईयर एज थी। उनको जौन सा है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, ARY के साथ काम करते थे, मेरे ख्याल में ये बताने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को पता ही होगा, या आप लोग लिख भी सकते हो। तो इनको नैरोबी के अंदर, कीनिया के अंदर इनको जौन सा है, इनको असैसिनेट किया गया, इनको कत्ल किया गया अलेजेडली। और उसके बाद जौन सा कब किया गया, 24 अक्टूबर को, ठीक है, 24 अक्टूबर को इनको क्या किया गया, असैसिनेट किया गया। और उसके बाद जो है इनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई 27 अक्टूबर को, क्योंकि उनकी जब बॉडी वहां से आई तो 27 अक्टूबर। इनको दफनाया कहाँ गया, H11 इस्लामाबाद के अंदर। ये क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इसी तरह के सवाल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से भी पूछे गए थे, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाएगा कि इनका नमाज जनाजा, क्योंकि बहुत बड़ा नमाज जनाजा था, फिर न्यूज भी बनी तो इसलिए। और अरशद शरीफ साहब जो है, इनको प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो अवार्ड है वो भी 2019 के अंदर मिला था। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। बाकी कीनिया के हवाले से, क्योंकि कीनिया न्यूज में है, तो कीनिया के हवाले से उनके प्रेसिडेंट का नाम मैंने पहले भी एक दफा, ये विलियम रूटो साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैंने करंट अफेयर्स के टॉपिक में आपको ये लिखवाया था कि ये अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, तब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनको मुबारकबाद दी थी। तो आज दोबारा आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा कि विलियम रूटो इनके प्रेसिडेंट हैं, और इनका जो कैपिटल है उसका क्या नाम है, कीनिया का नैरोबी। ये सारी चीजें आप लोगों ने इसके हवाले से याद रखनी है, आप लोगों से ये सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, वर्ल्ड पोलियो डे, आपको पता है पाकिस्तान में पोलियो जो सा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहां से पोलियो खत्म नहीं हुआ। तो 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। और 25 अक्टूबर को आपके जो से ऋषि सुनक साहब जो से हैं, वो अब क्या है, रशिया, सॉरी रशिया कह रहा हूँ, जो आपका यूके है, यूके के प्राइम मिनिस्टर जो से हैं वो बन गए हैं। ऋषि सुनक साहब जो से हैं वो 25 अक्टूबर को क्या बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बन गए हैं। पहले 20 अक्टूबर को क्या हुआ, 20 अक्टूबर को लिज ट्रस साहिबा 44 डेज शॉर्टेस्ट टेन्योर उनका प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो घर चली गई, डाउनिंग स्ट्रीट, 10 डाउनिंग स्ट्रीट छोड़कर चली गई। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो सी है वो ऋषि सुनक साहब जो सी उन्होंने संभाल लिया 25 अक्टूबर से। जो वहां के प्रिंस है चार्ल्स, उनसे मुलाकात की। जब वहां से प्रिंस चार्ल्स के साथ आप मुलाकात करते हो, तो उसके बाद क्या होती है, आपको प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑफिशियल हो जाते हैं, ठीक है। इसको भी देख लेना। 22 अक्टूबर को आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर के अंदर, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई। तो इसमें एग्जैक्ट डेट तो नहीं मेरे ख्याल में पूछी जाएगी, लेकिन ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि कौन से मंथ में हुई, या आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जो सी है वो कहाँ हुई, ठीक है। हाँ ये देख लो, एशियन ओरिजिन भी है, अफ्रीकन ओरिजिन भी है, पाकिस्तान से इसका ओरिजिन पीछे गुजरांवाला तक आता है, इंडिया से भी इसका ओरिजिन आता है। हाँ, तो इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि एशियन ओरिजिन का या अफ्रीकन, फर्स्ट एशियन या अफ्रीकन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक साहब जोन से हैं। तो देख ले, इस तरह का सवाल अगर पूछ लिया जाए। अच्छा जी, 24 अक्टूबर को शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया गए, ठीक है, सऊदी अरेबिया गए 24 अक्टूबर को। आप लोगों को ये दौरों का इंपॉर्टेंस पता लग गई होगी, ठीक है, दौरे के कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर जब कहीं किसी इंपॉर्टेंट दौरे पर जाता है तो वो सवाल बाद में पूछे जाते हैं। तो 24 अक्टूबर को शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया गए। वो किस लिए गए वो इंपॉर्टेंट है। एक आपका वहां समिट हो रहा है, उसका नाम है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, FII। 2017 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, 2017 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। तो ये आपका समिट कहाँ हो रहा है, अभी रिसेंटली इसका रियाद के अंदर हो रहा है।
तो इस साल का जो FII है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, इसको क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं डेवस इन द डेजर्ट। अब डेवस इन द डेजर्ट का क्या मतलब है? आप लोगों को एक चीज क्या कहते हैं, मैंने करवाई थी, उसका क्या नाम है आपकी? वो क्या थी यार, डेवस के अंदर कौन सी आपकी मीटिंग होती है स्विट्जरलैंड डेवस के अंदर? उसको क्या कहते हैं, जहां शेरी रहमान और बिलावल साहब भी गए हुए थे? मेरे जहन से स्किप हो गया उसका नाम। जहां सारे दुनिया के बिजनेसमैन बड़े बड़े जौन से हैं वो आपके आते हैं। चलो बाद में अगर जहन में आया तो मैं बताऊंगा। तो आपके क्या कहते हैं, WTO नहीं, नहीं WTO नहीं, एक सेकंड यार, मैं मेरे जहन में जब तक नहीं आएगा मैं एक मिनट कंफर्म करके बताता हूँ आपको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हाँ जजाकल्ला उमर, जजाकल्ला, जजाकल्ला, जजाकल्ला। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो सा है उसका इजलास होता है हर साल। उसमें दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े सीईओज आते हैं, अपने ख्यालात पेश करते हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातें होती हैं। तो ये सारा कहाँ होता है? डेवोस के अंदर होता है। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड का आपका क्या है, सिटी है डेवोस। तो उसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तर्ज के ऊपर ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव लिया गया था। तो ये रियाज, इसमें भी क्या है, इसके अंदर इसका भी मकसद क्या है? इसमें बड़े बड़े सीईओ, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े लोग वो अपने आइडियाज लेकर आ रहे हैं। तो ये आपका रियाद के अंदर हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, डेवोस इन द डेजर्ट। कि बड़े बड़े लोग, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर बड़े बड़े लोग आते हैं, इसी तरह इस साल जो सा है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो कि रियाद के अंदर हो रहा है, उसके अंदर क्या है, बड़े बड़े इसी तरह सीईओज वो अपने आइडियाज वगैरह सारी चीजें जो है वो लेकर आ रहे हैं। इसको देख लेना कि किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के दरमियान जो सा अभी बॉर्डर के उनके इश्यूज थे, तो वो 24 अक्टूबर को दोनों ने क्या किया है, डिमार्केशन, उन्होंने अपने अपने बॉर्डर जोन से उसको डिमार्क कर लिया है। तो उनकी डील हुई है अभी रिसेंटली, तो वो किन की हुई है, किर्गिस्तान की और उज्बेकिस्तान जोन से, इन दोनों की आपस में डील हुई है। तो इसको भी आप लोग इसको देख लेना, ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, इसका भी सवाल उसी तरह जैसे पहले मैंने आपको बताया कि उर्दू का लैंग्वेज का जो बिल है, उसी तरह का सवाल इससे भी पूछा जाएगा कि कौन से सूबे ने IBS सिस्टम जो सा वो इंट्रोड्यूस करवाया, आइटम बैंक सिस्टम। इसमें क्या होगा, इसमें पहली से 8वीं क्लास तक जो सा है वो जो क्वेश्चन पेपर है उनको ऑटोमेटेड किया गया है। इसमें जो MC सिलेबस है, 50% जो सा सिलेबस के से हट के कंप्रीहेंशन, MCQs वगैरह, मतलब जिसको हम क्या कह सकते हैं कि बच्चों को जो सा रटा सिस्टम को खत्म करने के लिए उन्होंने एक ये सिस्टम शुरू किया है कि इसमें 1 से लेकर 8 क्लास के बच्चे जो हैं उनको IBS सिस्टम के ऊपर क्या किया जाएगा, उनको जांचा जाएगा कि वो म्यार के ऊपर पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। तो ये पंजाब ने अभी रिसेंटली जो सा है इसको सिस्टम को शुरू किया है। इसको अगेन देख लेना, उज़मा शाह साहिबा जो सी हैं, ये फर्स्ट विमेन है हिस्ट्री ऑफ KP जो कि फूड कंट्रोलर बनी है। कहाँ बनी है? मानसेहरा के अंदर, ठीक है, मानसेहरा के अंदर बनी है। और उससे पहले 2015 के अंदर ये पहली जो सी है AC फीमेल असिस्टेंट कमिश्नर भी ये आपकी रह चुकी हैं, उज़मा शाह। अभी आपको जो सा है वो हम कल परसों मेरे ख्याल में देख रहे थे, 2 दिन पहले, आयशा गुल, आयशा गुल ही था। तो वो AIG जो सी है KP पुलिस थी, ठीक है। तो वो आयशा गुल को हम देख रहे थे। तो अब उज़मा शाह साहिबा जो हैं ये फर्स्ट फूड कंट्रोलर ऑफ मानसेहरा बनी है। और उससे पहले ये क्या है, फर्स्ट फीमेल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ KP भी 2015 के अंदर उनके पास ये भी रहने का इनके पास ही एजाज है। अच्छा जी, इसको बस वैसे ही देख लो, नवंबर के अंदर इंशाल्लाह इसको दोबारा मैं बता दूंगा। फर्स्ट नवंबर को शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना जा रहे हैं। 1 नवंबर को शहबाज शरीफ साहब चाइना जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट उनका पहला दौरा है शहबाज शरीफ साहब का ये, पहले 1 नवंबर को। तो उस हवाले से ये सवाल भी पूछा जाएगा, तो इसको हम नवंबर में दोबारा जो है आप लोग इसको देख लेना 1 नवंबर के अंदर। लेकिन यहाँ वैसे ही मेंशन कर दिया तो आप लोगों को पता होगा। इसी के साथ चाइना के जो एम्बेसडर टू पाकिस्तान है, इसको दोबारा रिवाइज आप लोग कर लेना, नोंग रोंग, ठीक है, उनका जो सा है ये नाम है। तो इनका सवाल भी लाजमी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अच्छा जी, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने क्या कहा गया है, इसमें यही पूछा जाएगा कि यूनाइटेड नेशन ने एक रिसेंटली एक रिपोर्ट दी है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि 2100 के अंदर जो सा है वो आपका कौन सा पाकिस्तान का शहर जो सा वो हॉटेस्ट सिटी बन जाएगा, तो वो आपका हैदराबाद होगा। इस टाइम पर आपको पता है पाकिस्तान में सबसे हॉटेस्ट जो मुल्क शहर है वो क्या है, वो आपका जैकबाबाद है, वो आपका क्या है, जैकबाबाद है। लेकिन आज से कुछ सालों के बाद, आज से कुछ 100 सालों के बाद जो सा है आपका क्या कहते हैं, जो हैदराबाद है जो आपका सिंध के अंदर आता है, वो आपका सबसे हॉटेस्ट शहर जो सा है वो बन जाएगा। इसको देख लेना, सवाल पूछा जाएगा कि रिसेंटली किसने पाकिस्तान को $1.5 बिलियन जो से हैं वो पाकिस्तान को रिलीज किए हैं, पाकिस्तान को दिए हैं।
कर्जे के तौर पर, तो वो आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने दिए हैं 26 अक्टूबर को। जब पैसे आए हैं तो पाकिस्तान का रुपया थोड़ा सा डिवैल्यू हो रहा था, वो भी बेहतर हुआ है। तो एडीपी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसका जो आपका हेडक्वार्टर है फिलीपीन के अंदर है, तो इसने $1.5 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान को दिए हैं। तो अभी मैं आप लोगों को ऊपर बता रहा था 24 अक्टूबर लिबरेशन डे के तौर पर मनाते हैं कश्मीरी, लेकिन जो पाकिस्तान की साइड पर कश्मीरी हैं वो 27 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। किसी को आइडिया है कि 27 अक्टूबर को ब्लैक डे जो उनसे हैं वो आजाद जम्मू कश्मीर वाले ब्लैक डे क्यों मनाते हैं? किसी को कोई रीजन पता है? ब्लैक डे, काला दिन, कोई तुक्का, कोई आइडिया हो हल्का फुल्का सा किसी को कि कश्मीरी जोन से हैं वो ब्लैक डे जोन से है वो क्यों मनाते हैं? नहीं, इस दिन नहीं, इंडिया ने आर्मी को इन्वेट इस दिन जोन सा है, जो आपका जो महाराजा था यहाँ का, क्या नाम है उसका, जो भी हरी सिंह था मेरे ख्याल में, उसने इंडिया के साथ इलाहाक का ऐलान कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद जोन सा इंडियन आर्मी ने इन्वेट कर दिया था। पार्शली वो बात यह है कि इंडियन आर्मी ने इन्वेट कर दिया था, लेकिन इस टाइम जोन सा नहीं, गुलाब सिंह नहीं, गुलाब सिंह तो पहले वाला है, यहाँ तो हरी सिंह नहीं था। गुलाब सिंह तो पहले है ना जिसने खरीदा था, महाराजा हरी सिंह था मेरे ख्याल में 1947 के अंदर। तो उसने जौन सा है कश्मीर को क्या कर दिया था, इंडिया के साथ इल्हाक का जौन सा है वो ऐलान किया था। हाँ, हरी सिंह ही है। गुलाब सिंह वो पहला जिसने डोगरा जिसने पहले खरीदा था कश्मीर को। तो हरी सिंह जौन सा इसने आजाद जो कश्मीर का इलाका है इंडिया के साथ अनेक्स करने का साइन ऑफ एक्सेशन कर लिया था। तो जिसकी वजह से 27 अक्टूबर को क्या है, एज अ ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है। ठीक हो गया? ये लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, लेबनान और इसराइल ने जो सा मैरीटाइम बॉर्डर के ऊपर जो सी मेडिटेरियन सी के ऊपर एक डील की है। तो वो डील फाइनलाइज कब हुई है? 27 अक्टूबर को। तो ये आप लोगों की दोबारा रिवीजन हो गई कि वो डील मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हो रही है इसराइल और लेबनान की। तो वो ऑफिशियली जो सी है वो क्या है, 27 अक्टूबर को उसको कर लिया गया है मेडिटेरियन सी के ऊपर कि किस तरह से उन्होंने मछलियां पकड़नी है, किस तरह से ऑयल गैस वगैरह वहां से निकालनी है चीजें। तो ये 27 अक्टूबर को क्या हो गई है, फाइनल हो गई है। अच्छा जी, ये भी कल की न्यूज़ है, इसको देख लेना अगर शायद कभी पूछ लिया जाए। ग्वांतानामो बे, ग्वांतानामो बे एक जेल है अमेरिका की, सबसे खतरनाक तरीन जेल है, क्यूबा के अंदर है अमेरिका की। इसलिए स्टूडेंट्स इस समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब 9/11 हुआ था उसके बाद अमेरिका ने एक बड़ी खतरनाक कैदियों को रखने के लिए एक जेल बनाई थी, ग्वांतानामो बे। ठीक है, ग्वांतानामो बे। तो ये कहाँ बनी है? क्यूबा के अंदर है, लेकिन ये कंट्रोल किसके है? ये अमेरिका के कंट्रोल में है। तो इसमें सबसे ओल्डेस्ट, सबसे ज्यादा जो बंदा ओल्डेस्ट डिटेनी पूछा जा सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट बंदा जो कि वहां रखा गया था उसका क्या नाम था? सैफुल्ला पराचा। उसने 18 साल बेचारे ने इस जेल के अंदर गुजारे हैं, तो वो भी 29 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ गया है। तो इस तरह से सवाल अगर कभी पूछ लिया जाए कि ओल्डेस्ट डिटेनी ऑफ ग्वांतानामो बे जो आपकी जेल है उसके ओल्डेस्ट डिटेनी कौन है, तो उनका नाम है सैफुल्ला पराचा। उनका क्या नाम है? सैफुल्ला पराचा। तो वो अभी 29 अक्टूबर को, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अभी रिसेंटली वापस आए हैं। तो हर जगह हर अखबार में इनकी न्यूज थी, तो आप उस लिहाज से इनको देख सकते हैं। अच्छा जी, इस रिपोर्ट को देख लेना। WHO ने कहा है कि पाकिस्तान में जो सा 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनमें 40% जो से हैं वो क्या है, क्या कहते हैं, 40% या 2.5, ये दोनों फिगर्स आपने याद रखनी है। 40% के करीब बच्चे जो कि 5 साल से नीचे हैं वो क्या है, सेवेरली वेस्टेड। उसका क्या मतलब है? एक्यूटली मैन माल मेल क्या कहते हैं इसको, मेल नरिश्ड। ठीक है, मेल नरिश्ड मतलब कि उनको जो बेसिक उनको गजा चाहिए, जो उन्होंने अपने आप को फलना फूलना है, जो उन्होंने उनके दिमाग ने फलना फूलना है, मेल नरिश्ड हुए हुए हैं। तो वो सारे क्या हैं पाकिस्तान में? कितने हैं? 40%। ठीक है, इतने, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चों को उस तरह से सही गजा नहीं दी जाती। उसके बाद जो सा है जो दूध है उसमें मिलावट है, उसमें मसले हैं। उसके अलावा और भी बहुत ज्यादा है, जिस तरह से गजा पूरी होनी चाहिए बच्चों को, जो आयरन वगैरह जो वाइटामिन मिलने चाहिए वो पूरे नहीं होते। तो 40% जो पाकिस्तान के बच्चे हैं या 2.5 मिलियन, वो जोन से हैं वो क्या है आपके पास, एक्यूटली मेल नरिश्ड है। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है? अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको ये चीज बता रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक इवेंट हुआ। हॉलोवीन आपको पता है आजकल मनाई जा रही है। अब तो सऊदी अरेबिया जोन सा है वो भी हमें जोन सा है कहाँ लगा के और खुद क्या हो गया। तो सऊदी अरेबिया जोन सा है वो अभी वहां भी हॉलोवीन आपको पता है एक इवेंट जोन सा पूरी दुनिया में मनाया जाता है।
इसकी कोई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर दुनिया के अंदर 31 अक्टूबर को हैलोवीन जोन सा है, उसका इवेंट जोन सा है वो मनाया जाता है। तो साउथ कोरिया के अंदर जो हैलोवीन का इवेंट हो रहा था उसके अंदर स्टैम्पीड हुई। स्टैम्पीड हम किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा धक्कम पेर होती है, जब लोग एक दूसरे के नीचे आके दब के मर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टैम्पीड। तो स्टैम्पीड हुई है, तो उसके अंदर ये सवाल यही पूछा जाएगा कि रिसेंटली एक हैलोवीन स्टैम्पीड हुई है, कौन से मुल्क के अंदर हैलोवीन की स्टैम्पीड हुई है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा पूछा गया तो मंथ पूछ लिया जाएगा, तो अक्टूबर के मंथ के अंदर साउथ कोरिया के अंदर जोन सा है ये आपकी स्टैम्पीड हुई है। तो अभी तो मेरे ख्याल में शायद 150 से भी ज्यादा, ये मेरे ख्याल में कल परसों की वो है। तो उसमें जोन सा काफी ज्यादा लोग क्या कहते हैं, उसमें क्या हुआ है, वो बेचारे जोन से हैं वो जान की बाजी हार गए। यार हेलोवीन, हेलोवीन देख लेना, हेलोवीन को खुद ही, मतलब इसमें बस क्या अब इसकी डिटेल में जाऊं या इसकी हिस्ट्री में जाऊं, मतलब इसमें वो जो लोग अजीबो गरीब डरावने डरावने करेक्टर बन के एक दूसरे को डरा रहे होते हैं, तो एक है ये वेस्ट की साइड पर ये कल्चर है उनका। तो जिसमें वो भूत वगैरह बन के हेलोवीन वाले, वो सारा उनका एक फंक्शन होता है, इवेंट होता है हेलोवीन का। तो बाहर के मुल्कों में ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हमारे भी अब सेलिब्रेट जो है वो करना शुरू हो गए हैं, लोग करते हैं यहाँ हेलोवीन। तो इसमें बस ऐसे ही अजीबोगरीब भूत और भूतनियां बन के जो सा है एक दूसरे को डरा रहे होते हैं। कुछ लोगों को वैसे भूत बनने का शौक होता है, कुछ लोग वैसे ही भूतनियां होते हैं, तो वो बस फिर एक दूसरे को डराते रहते हैं 31 अक्टूबर को आके। अच्छा जी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि रिसेंटली जो सा है अभी आपको पता है कि जैसे अबू धाबी का भी सवाल पूछा गया था कि दुबई के अंदर या अबू धाबी के अंदर जो सा है जो एयरपोर्ट पे अटैक हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी किसने कबूल की, दाइश ने। तो दाइश ने अभी रिसेंटली ईरान के अंदर एक मजार है, ठीक है, उसे कहते हैं शाह चिराग मजार, ठीक है। शाह चिराग मजार जो है इमाम 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 आई एम नॉट रॉन्ग, इमाम अली रजा के भाई हैं, ठीक है। इमाम जो आपके 12 इमाम हैं अहले तशय्यो के अंदर, उनमें एक इमाम अली रजा हैं, उनके जो भाई हैं उनका ये मजार है। तो उनके अंदर 27 अक्टूबर को जो सा एक अटैक हुआ है, तो वो किसने क्लेम किया है, इसमें मेरे ख्याल में कोई 16-17 लोग बेचारे शहीद हुए हैं। तो दाइश, जिसको हम IS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, या ISIL भी कहते हैं, ठीक है। तो ISIS या दाइश जोन सी है, उसने इसके ऊपर जो सा क्लेम किया कि हमने ये अटैक जो सा है वो करवाया है। तो ये कहाँ हुआ है, ये आपके ईरान के अंदर एक मजार के अंदर हुआ है। इसको दोबारा देख लेना, इसको क्राउन दोबारा किया, ये पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। जुलू एक वहाँ का ट्राइब है, वहाँ का जो सा है बादशाह मिसू जुलू को जो सा है वो वहाँ का बादशाह बनाया गया है। तो ये साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है। तो ये आप लोगों के पुराना उसकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। इसको अभी दोबारा ऑफिशियली क्राउन किया गया है, पहले इसको नामजद किया गया था, बेचारे की ताजपोशी कर दी गई है जुलू ट्राइब की। बल्कि इसका FPSC में ये पूछा भी गया था कि जुलू ट्राइब कहाँ का मशहूर है, तो जुलू ट्राइब आपका साउथ अफ्रीका का मशहूर है। एलन मस्क साहब, पता है एलन मस्क साहब ने कितने की डील की है, $44 बिलियन की। ये ऑलरेडी आप लोगों से सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है, $44 बिलियन वाला। तो उन्होंने ऑफिशियली जो सा है वो टेक ओवर कर लिया एलन मस्क साहब ने 28 अक्टूबर को। और आप लोगों के लिए एक और खतरे की घड़ी ये है कि आप लोगों को अब CEO ऑफ ट्विटर नया याद करना पड़ेगा। जो पुराने थे पराग अग्रवाल, वो उन्होंने फायर कर दिए हैं, तो अब ट्विटर का नया CEO आएगा, तो आप लोगों को नया CEO ट्विटर का याद करना पड़ेगा। पहले जैक डॉर्सी थे, वो गए, पराग अग्रवाल साहब आ गए। तो पराग अग्रवाल अब चले गए हैं, इसको निकाल दिया है एलन मस्क ने, तो अब नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आएगा, तो उसको हम जो सा है फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो याद करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये पूरा, ये आप लोगों ने याद रखना है। पाकिस्तान और UAE की नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं, ये आज ही कंक्लूड हुई हैं। ये आज यहाँ जो जितनी ये सारी चीजें, ये सारी आज की हैं, बस आपकी फाइल भी खत्म हो रही है। तो आज ये कंक्लूड हुई है, उनका नाम है नस्ल बहर, ठीक है। नस्ल बहर जौन सी है, नस्ल बहर 4, नस्ल बहर 4, ये नेवल एक्सरसाइजेज हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किस किस के दरमियान जौन सी है, ये नस्ल बहर जौन सी है, ये आपकी नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं, पाकिस्तान और UAE के दरमियान ये हो रही हैं। उसके बाद ये अगेन देख लेना कि पंजाब कौन से सूबे ने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का बिल जौन सा है वो पास किया है। तो वो जौन सा है आपका पंजाब ने किया है। या इस तरह से पूछा जा सकता है कि रिसेंटली एक बिल पास किया गया है जिसमें ये फोर्स किया गया है प्राइवेट स्कूल्स को कि वो 10% जौन सा है वो गरीब लोगों को या डिजर्विंग पुअर स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, ठीक है। तो इस तरह का रिसेंटली बिल कौन से सूबे ने पास किया है कि वो प्राइवेट स्कूल 10% डिजर्विंग पुअर स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, फ्री एजुकेशन देंगे। तो ये पंजाब ने जौन सा है ये रिसेंटली बिल जौन सा है पास किया है। तो दोनों तरह से सवाल पूछा जाए, आप लोगों ने इसको कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद अरब लीग, इसको भी इंशाल्लाह अगले उसमें देखेंगे, मैंने यहाँ मेंशन किया है ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। वैसे अगला इंशाल्लाह हुआ हमारा लेक्चर तो 31st सेशन होने वाला है 1-2 नवंबर, मैंने बताया। मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि पता नहीं आगे जो सा है आप लोगों को अगर इशू कभी हुआ, तो एक आपका अरब लीग का समिट होना है, एक आपका आसियान का समिट होना है, G20 का समिट होना है, G20 के बाद COP27 हो रही है,
COP27 के बाद जो सा है अल्लाह भला करे आपका एक और इवेंट होना है, ठीक है। तो 5 से 6 समिट होने हैं इस नवंबर के अंदर। तो नवंबर के करंट अफेयर्स को अगर आप एक दफा अच्छी तरह जिंदगी में तैयार कर लोगे तो काफी ज्यादा आपके जो मामलात हैं वो हल हो जाएंगे। आज ब्राजील के इलेक्शन, कल ब्राजील के अंदर दोबारा इलेक्शन थे, ठीक है। तो उसका रिजल्ट आज आया है। तो उनके जो अब प्रेसिडेंट नए बनेंगे, वो जब बनेंगे दोबारा बता दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को। तो उनका नाम है लूला दा सिल्वा, ठीक है। लूला दा सिल्वा ये थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बनेंगे अगर बने तो। अभी इस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम है जायर बोल्सोनारो। जो इस टाइम पर प्रेसिडेंट थे जिनको इन्होंने हराया है उनका नाम है जायर बोल्सोनारो। और ये जो उनसे हैं ये भी पुराने सियासतदान हैं। इनको पहले जायर बोल्सोनारो ने हराया था, तो ये प्रेसिडेंट बन गए थे। तो अब जब इलेक्शन हुए हैं तो अब ये लूला साहब जोन से हैं ये दोबारा आ गए हैं। तो अभी आज इन्होंने हरा दिया है, लेकिन अभी तक इन्होंने अपनी डिफीट एक्सेप्ट नहीं की। तो जब ये चीजें वहां के मामला ओके हो जाएंगे तो ये लूला साहब जोन से हैं ये क्या बन जाएंगे, ये प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील बन जाएंगे। तो तब हम इनको दोबारा देख लेंगे, तो तब आप लोगों की ये रिवीजन भी इंशाल्लाह हो जाएगी। इसको देख लेना। आपने कल से न्यूज सुन रहे हो कि एक जर्नलिस्ट है चैनल 5 की, सदफ नईम, तो वो खान साहब का जो कंटेनर चल रहा था तो कंटेनर के नीचे आके उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। तो इसको आप लोग जो है वो देख सकते हो। अच्छा जी, ये 3-4 चीजें मैंने आप लोगों के लिए की हैं। एक तो ये बुक आ रही है सुल्तान ए मेमोर, ठीक है। ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है, यहाँ मैंने बायोग्राफी लिख दिया, ये है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? एक इंसान जो अपने ऊपर खुद किताब लिखे अपनी जिंदगी के बारे में, तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो सुल्तान ए मेमोयर जो सी है ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? वसीम अकरम की। तो इसको लिख कौन कौन रहा है? एक वसीम अकरम साहब खुद लिख रहे हैं और एक दूसरा इंसान है उसका नाम है हेग साहब, ठीक है। गिडियन हेग साहब। ये अभी 10 या 12 क्या कहते हैं नवंबर को रिलीज हो जाएगी ये इसकी ऑफिशियली, ठीक है। आजकल ये क्योंकि इसमें किंग ऑफ सुल्तान साहब जो हैं आपके वसीम अकरम साहब ने बताया था किस तरह मैं नशे में लग गया और किस तरह मेरी जिंदगी तबाह हो गई और ये हो गया। तो ये सारी चीजें जो सी हैं किंग ऑफ स्विंग सुल्तान, जो क्या कहा जाता है इनको, सुल्तान ऑफ किंग कहा जाता है। तो सुल्तान ऑफ स्विंग, सॉरी, ठीक है, स्विंग का सुल्तान। तो वसीम अकरम साहब की ये किताब आ रही है सुल्तान, ठीक है, सुल्तान। तो ये आपकी क्या है, वसीम अकरम साहब इसके ऑथर्स का नाम। इसके साथ मैंने कहा 2 बुक्स आपको और ये ऐड करवा दूं कि आप लोगों को कभी जिंदगी में पूछ लिया जाए। तो एक तो है कंट्रोवर्शियली यूअर्स। ये क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है शुएब अख्तर साहब की। और एक है गेम चेंजर। गेम चेंजर किसने लिखी थी? वजाहत HK, ठीक है, WSK, वजाहत सईद खान है मेरे ख्याल में। तो वजाहत खान साहब ने, ये सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, दुनिया न्यूज पे शो करते थे एक जमाने में, अब तो नहीं करते। तो इन्होंने ये किताब लिखी थी और ये क्या है? गेम चेंजर। गेम चेंजर इज बायोग्राफी और शाहिद अफरीदी। ये PPSC में 2-3 दफा सवाल रिपीट हो चुका है ऑलरेडी कि गेम चेंजर किसकी बायोग्राफी है। गेम चेंजर जोन सी है ये शाहिद खान अफरीदी साहब जोन सी है उनकी क्या है, ये बायोग्राफी है। तो ये आप लोगों ने इसको भी देख लेना है। अच्छा जी, उसके बाद यूरोपीय यूनियन जो सा है, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के अंदर एक फैमिली फेस्टिवल करवा रहा है, उसका नाम है यूरो विलेज। तो ये अगर सवाल पूछ भी लिया जाए तो आप लोगों को समझ आ जाएगी यूरो से कि यूरो विलेज अभी रिसेंटली एक आपका फेस्टिवल हो रहा है। तो ये कौन अरेंज करवा रहा है? यूरोपीय यूनियन करवा रहा है। तो इसमें इतना मसला नहीं होगा। ये आपकी कल की न्यूज है और ये अभी FPSC में भी सवाल पूछा गया था, हमने उस दिन भी देखा था कि EU जोन सा है, उन्होंने फाइनली, जो EU ने पहले डिसाइड किया था कि हम 2035 के अंदर कंबस्टन इंजन कार्स जोन सी हैं उनको बंद कर देंगे, उसके ऊपर उन्होंने डील के ऊपर क्या है वो साइन कर दिए हैं। सारे EU के 27 मेंबर्स मान गए हैं, ठीक है। तो ये हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे जब हमने पेपर डिस्कस किया FPSC का। तो ये करंट अफेयर्स के अंदर दोबारा आप लोगों का डिस्कस हो गया, क्योंकि कल या आई थिंक परसों जोन सा है EU ने इसके ऊपर क्या किया है, डील के ऊपर साइन कर दिए हैं कि 2035 तक हम सब क्या है, हम अपने जोन सा है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर क्या है, अपनी कार्स वगैरह इन सबको जोन सा है हम शिफ्ट कर देंगे। नेशनल स्टेडियम जो है कराची, उसका क्या नाम था? पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम अगर कभी सवाल पूछ लिया जाए कौन सा है कैपेसिटी वाइज, जिसमें सबसे ज्यादा शायकीन क्रिकेट बैठने की गुंजाइश है, तो वो है नेशनल स्टेडियम कराची। नेशनल स्टेडियम कराची जोन सा ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना। आप कहेंगे सर ये क्यों किया गया है? तो जो आपका नेशनल बैंक है, नेशनल बैंक को ये एक तरह से 5 साल के लिए लीज पे दिया गया है, किराए पे दिया गया है। उन्होंने क्या किया है? पार्टनरशिप कर ली है। तो जब उन्होंने पार्टनरशिप की है तो उसकी जो उसके अंदर जो मसले मसाइल होंगे, उसके जो हालात खराब होंगे, उसमें जो चीजें होंगी, ठीक है, उनको क्या किया गया है, उनको वो देखेंगे। मतलब अगर वहां की कुर्सियां टूट जाती हैं या उनके अंदर एडवर्टाइजमेंट करनी है, मतलब कि जैसे वो हमारे यहाँ होता है ना कि हम किराए पे दे देते हैं लीज, तो उन्होंने इस तरह से, मतलब अब वहां नेशनल बैंक के ऊपर PCB कोई पैसा नहीं लगाएगा, सॉरी, नेशनल स्टेडियम के ऊपर ये जो नेशनल बैंक है वो सारा पैसा लगाएगा। तो उसका इसलिए नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है? नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना। तो अब पूछ लिया जाए कि नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कौन से सिटी में है, तो आप कहोगे कराची के अंदर है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। अच्छा जी, पाकिस्तान जूनियर लीग
पाकिस्तान जूनियर लीग, पहली दफा पाकिस्तान में एक जूनियर लीग हुई, 18 साल के कम के जितने बच्चे थे उनके लिए एक लीग करवाई गई, पाकिस्तान जूनियर लीग। तो इसके अंदर 6 टीमें थी। तो इसमें जो विनर थे वो कौन थे? बहावलपुर रॉयल्स। बहावलपुर रॉयल्स जो से हैं, उन्होंने पाकिस्तान जूनियर लीग का जो पहला एडिशन था, लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर ये खेला गया, पाकिस्तान का ये पहला एडिशन था। अब इसमें सवाल सिंपल पूछा जाएगा कि फर्स्ट एडिशन ऑफ पाकिस्तान जूनियर लीग वाज वन बाय, किसने जीता? तो बहावलपुर रॉयल्स ने। हराया किसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना, गवादर शार्क्स। ठीक है, गवादर शार्क जो उनको इन्होंने हराया। बस इतना इसको याद रख लो, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास जो सा अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। तो पाकिस्तान की टीम 27 अक्टूबर को रवाना हुई है। 1 नवंबर से ये शुरू हो रहा है आपका अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। तो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट हमेशा याद रखो, मलेशिया का एक बादशाह था, उसके नाम के ऊपर ये खेला जाता है। तो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट हमेशा मलेशिया के अंदर खेला जाता है, हमेशा। ठीक है, इसका वेन्यू हमेशा मलेशिया है। तो पाकिस्तान की हॉकी टीम इसके लिए रवाना हो गई है। तो देखते हैं पाकिस्तान, किसी जमाने में तो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा इसको जीता हुआ है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट को। तो इस दफा पाकिस्तान क्या करती है? तो दूसरा पाकिस्तान के कैप्टन जो से हॉकी का, उनका मैंने नाम, पाकिस्तान के क्रिकेट का तो हर किसी को पता होता है, बाबर आजम। तो जो हॉकी कैप्टन है उनका क्या नाम है? उनका नाम है उमर भुट्टा। उनका क्या नाम है? उमर भुट्टा। तो उमर भुट्टा साहब की क्यादत के अंदर पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो क्या है? वो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो सा है वो खेलने के लिए रवाना हो गई है। कहाँ? मलेशिया। तो इसका जो विनर होगा वो फिर हम नवंबर के अंदर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो देख लेंगे। यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, कोई सवाल जवाब हो किसी का? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर? हम्म, डिसेंडिंग में तो कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। अब डिसेंडिंग में पढ़ोगे तो लेट्स सपोज डिसेंडिंग में पढ़ रहे हो, तो उसमें आपका वो चीजें खराब हो जाएंगी। मतलब कि अभी आप पहले वो क्या कहते हैं, वो डेट्स उस तरह से याद नहीं रहेंगी। मैंने तो कभी भी डिसेंडिंग में नहीं चीजों को पढ़ा, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये पर्सनल मेरी चीजें हैं। मैंने कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको उस तरह से पढ़ा नहीं है। मतलब कि हो सकता है कि अभी जौन सा है इंसान, वो कोई और काम कर रहा है, उससे पीछे वो कोई और कर रहा होगा, तो उस तरह से वो ना ट्रांजिशन उसकी जो हो रही है उसमें पता नहीं लगता। तो असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ो। मतलब अगर जनवरी से स्टार्ट कर रहे हो कि जनवरी में ये इवेंट हुए, फेब में ये इवेंट हुए, तो अभी अगर देखोगे, अब अगर डिसेंडिंग में जा रहे हो तो अभी आप लोगों को इस चीज का वो अगर देखोगे कि 30 सितंबर को रशिया ने जो सा है वो 4 रीजन अनेक्स कर लिए। तो ये अनेक्स क्यों किए? फिर जब फेब में जाओगे तब जाके पता लगेगा, अच्छा 24 फेब को तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। तो कोशिश ये किया करो कि जनवरी से या पीछे से जो सा है ना वहां से आगे आओ, ताकि डेवलपमेंट साथ साथ जो चीजें हैं वो उनको कवर कर लो। इस तरह मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेटर है। बाकी हर इंसान का जो सा है वो अपना भी एक सिस्टम हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? कल इंशाल्लाह इसका आप लोगों का फिर टेस्ट हो जाएगा। और बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के 3 लेक्चर रह गए हैं, वो कोशिश करूंगा कि वो आपके इंग्लिश के ही हो जाएंगे। तो उसके बाद जो सा है फिर चीज़ें हमारी एंड हो जाएंगी। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है जी।